गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल, हम IUPAC नंबर लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, है ना, वो आइसोमर होते हैं। इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जो आइसोमेरिज्म है वो हमने डिवाइड किया दो पार्ट। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टीरियो है इसका मतलब हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, इन स्पेस। अगर हम यहाँ इस तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेटल एटम प्रेजेंट है, ये जो एटम्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से जो प्रेजेंट होंगे वो कैसे प्रेजेंट है ना। जो ये स्टीरियो आइसोमर है इसको हम फिर दो तरह से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक एक को हम डिस्कस करने वाले हैं तो पूरे डिटेल में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा इसको हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, सेकेंड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज हाइड्रेट और solvate, another one is ionization isomerism। तो ये सारा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना ज्योमेट्रिकल और इनको हम पढ़ेंगे बाद। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो जनरली हम पढ़ेंगे द कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा, हम उनके अंदर ये चीज देखेंगे। अच्छा, इनके लिए एक चीज और होनी चाहिए, वो है हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स, है ना। हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स होने चाहिए तभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो हम देख पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो, अगर यहां पे ये हेट्रोलैप्टिक नहीं होंगे, है ना, अगर मान लो कि ये है, ये होंगे ए टाइप के और ये बी टाइप के, तो ऐसे लीजेंड होने चाहिए दो तरह के, तभी हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स। और इन हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स में हम क्या करेंगे, और इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, है ना। या तो 4 होगा, ठीक है, या फिर 6 होगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 4 है, ठीक है, तो पढ़ेंगे किस तरह से होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पढ़ेंगे, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके अंदर ना फिर ये वाली पॉसिबिलिटी भी रहती है। देखो, एक तो पॉसिबिलिटी 6 के अंदर ये है कि AA4 BB2 टाइप हो गए ना, 4 ये 2 ये 6, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो है ना,
3 ये हो जाए और 3 ये हो जाए, ठीक है। तो ये 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप, तो 3 टाइप बनेगा ना, ये इसी की क्या होगी 2 सेक्शन, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं, है ना। और मोनोडेंटेड लीजेंड इनके अंदर वो देखेंगे, है ना। एग्जांपल लेंगे मोनोडेंटेड वाले भी, डाइडेंटेड वाले, ठीक है। चलो, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, है ना। अगर ये एक मेटल है तो एक ये और एक ये, बात करो, ठीक है, 4 हो गए। तब बात ये है कि मैंने एक एग्जांपल लिया PT Cl2 और Br2 लिया, ठीक है। 2 नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो PT Cl2 NH3 क्लियर। मतलब करना क्या है कि आपको, अरे ये करना क्या है आपको कि ये 2 ये और 2 ये 4 लेंगे, ठीक है। अब अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे कि कैसे शो कराएंगे, तो देखो प्लेटिनम तो यहां आ गया, अगर एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, एक अमोनिया यहां है, एक अमोनिया यहां, क्लियर। और दूसरी अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो सकती है कि एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, एक NH3 यहां है और एक अमोनिया यहां। मतलब 2 ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक में तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो, या फिर ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो, या फिर दूसरी वाली में ये दोनों एक दूसरे के एंटी, है ना, देखो बिल्कुल अपोजिट एंटी। तो ऐसे केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये आइसोमर बनेगा, हम कहेंगे इसको ये सिस फॉर्म, क्या है ये सिस फॉर्म। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी ट्रांस, क्या हो जाएगी ट्रांस। ट्रांस हमने क्यों कहा, क्योंकि यहां पर जो लीजेंड्स प्रेजेंट है वो क्या है, जैसे कि बिल्कुल अपोजिट। और अगर आपको 11th क्लास में 4th चैप्टर का ये याद हो कॉन्सेप्ट छोटा सा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होती डायपोल मोमेंट की सिस में, और ट्रांस में इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपस में क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मतलब कहने का ये। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म होगी हमारी, और ये क्या होगी हमारी सिस फॉर्म। तो हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होगा, वो ऐसे शो होगा। आया समझ। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें ऐसे शो कराना पड़ेगा, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म। आया समझ में। हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो कैसे, है ना। यहां मैं लिखता हूं ज्योमेट्रिकल, ठीक है। हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यहां 2 केस बनेंगे ना, 2 केस बनेंगे यहां, एक तो ये वाला केस बनेगा और एक ये वाला, हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए, ठीक है। मान लिया ये हो गया क्रोमियम और ये हो गया H2O4 हो गया और क्लोरीन 2 हो गए, ठीक है। ये मान लिया कि ये है, ठीक है। यहां पे से ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी +2, और अगर यहां बात कर ले दूसरी कोई मेटल लेते हैं, M लिख लेते हैं, ठीक है, M मेटल लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना बस। तो यहां पे क्या होगा देखना कि ये जो M मेटल है, 4 तो H2O के मॉलिक्यूल है, तो एक H2O यहां आ जाएगा, एक H2O यहां आ जाएगा, एक H2O यहां आ जाएगा और एक H2O यहां आ जाएगा। एक क्लोरीन अगर यहां आ जाए और एक क्लोरीन अगर यहां आ जाए, या फिर अगर ये जो क्लोरीन है ना, ये वाला क्लोरीन इसके एंटी ना होगे, इसके बिल्कुल एडजेसेंट वाली पोजीशन पे आ जाए, या फिर यहां आ जाए, या फिर यहां आ जाए, या फिर यहां आ जाए,
MCl, ये हो गया Cl, ये हो गया हमारे पास H2O, ये हो गया मेरे पास H2O, ये हो गया मेरे पास H2O, ये हो गया मेरे पास H2O। ठीक है, अब अगर हम सिस और ट्रांस देखेंगे डाइपोल मोमेंट के बेस पे, तो क्या कहा था कि ट्रांस के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो यहाँ पे देखो ये भी व्हाट रेडियो, तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इफेक्ट कौन शो कराएगा? दो क्लोरीन शो कराएगा। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ये देखो दोनों के दोनों प्रेजेंट कैसे हैं? दोनों अपोजिट ही प्रेजेंट है ना। अगर दोनों अपोजिट प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ये एक ही प्लेन में हो गए, अगर हम ये कहें कि एक्सिट पोजीशन पे हो गए तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म। हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस तरह से सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बन सकती है। किस बेस पे आ रही है? अरेंजमेंट के बेस पे, ज्योमेट्री के बेस पे। क्लियर? अब अगर कोई पूछेगा कि अगर यहाँ पे बाइडेंटेड लीजेंड ले लेंगे तो, है ना, हमने कहा कि ये हमने लिया एक M और ये En ले लिया हमने 2 और ये ले लिया हमने Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली गलती मत करना कि ये भी तो है और ये भी जो है, तो ये तो हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला हो गया, है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो En है इथाइलिन 1,2-डायमीन, ये क्या है? ये एक डाइडेंटेट लीजेंड है ना। ये दो वैलेंसी इसकी कवर करेगा, है ना, दो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, दो डोनर एटम होते हैं इसके लिए। अगर ये एक मेटल है 1 2 3 और 4 5 और 6, अगर ये ऐसे प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एक ये ऐसे प्रेजेंट होगा, इसकी जो दो साइड है ना उनको बाइंड करेगा, क्योंकि देखो दो नाइट्रोजन एटम है इसके पास डोनर, तो एक यहाँ एक यहाँ। अगर मैं सेम टू सेम कुछ यहाँ ऐसा बना देता हूँ और एक क्लोरीन में यहाँ बना देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ बना देता हूँ, एक तो ये बन गया हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और एक कुछ ऐसा बन सकता है 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे हो गए, ठीक है। एक क्लोरीन एक यहाँ भी आ जाएगा ये, और एक क्लोरीन यहाँ आ जाए और एक क्लोरीन यहाँ आ जाए। तो अगर ऐसा होगा, है ना, अगर ऐसा हो जाएगा तब एक बात बताना भाई जरा, अब ये कौन सी फॉर्म होगी? अब देखो ये दोनों के दोनों क्लोरीन आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो हो जाएगा ट्रांस। ये एडजसेंट पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पे En की जगह OX भी हो सकता है, ये जो ऑक्सीलेट आयन होता है वो भी डाइडेंटेट लीजेंड, वो भी गलत नहीं होगा, वैसे दिखा। क्लियर है? मतलब कहने का क्या है कि ये दो क्लोरीन जो एटम प्रेजेंट हैं, दो क्लोरीन जो प्रेजेंट होंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस होगा, एक ही तरफ प्रेजेंट है तो सिस हो जाएगा। तो ये होगा हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर मोनोडेंटेट लीजेंड है तो का केस लिया हमने, अगर एक बाइडेंटेट लीजेंड ले लें तो हमने एक केस ले लिया, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तीसरे केस के बारे में, जहां पे मोनोडेंटेट लीजेंड भी रहे, लेकिन वहां पे मोनोडेंटेट लीजेंड भी रहेंगे, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि मेटल H2O मेरे पास है 3 और NH3 मेरे पास है 3, ठीक है। कुछ ये वाला केस ले लिया मैंने, मतलब ये एक टाइप के लीजेंड हो गए, ये दूसरे टाइप के लीजेंड हो गए। ये क्या हो गया? हेटेरोलेप्टिक हो गया, है ना। हेटेरोलेप्टिक हो गए, ये अलग अलग लीजेंड हो गए, 3 ये है 3 ये है। तो यहाँ पे और NH3 और H2O क्या है? मोनोडेंटेट, मतलब एक ही डोनर एटम होता है इनके पास, है ना। तो 3 और 3 का केस आ जाएगा, तब कैसे लिखेंगे इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, है ना, तब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये वाली बात। अभी तक हम हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ चुके हैं, 6 पढ़ चुके हैं, ना। 6 वाले में बस ये लास्ट वाला पढ़ रहे हैं। देखो अब आपको करना क्या है, वही आपको 6 साइड दिखानी है ना, यहां पे भी दिखा दो अभी, ठीक है। और अब करना क्या है, देखो अगर ये 3 H2O एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक यहां और एक यहां, क्लियर हो गया? ये देखो बिल्कुल ऐसे पोजीशन पे हो गए, ये इसके पास नहीं इसके पास,
तो NH3 ऑटोमेटिक यहां हो जाएगा, एक NH3 यहां पे, एक NH3 यहां पे और एक NH3 यहां पे, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एडिशन पोजीशन पे ना हो, एक H2 यहां पे, एक H2 यहां पे और एक H2 यहां पे आ जाए, है ना। एक H2 यहां पे आ जाए और एक NH3 भी यहां हो, एक NH3 भी यहां हो और एक NH3 भी यहां। तो ये मेरे पास दो तरह की अरेंजमेंट निकलते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, है ना। अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से देखा तो बिल्कुल पढ़ा होगा और हमने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसे करके और इसको यहां से ऐसे मिलाया होगा, इन दोनों को ऐसे मिलाया होगा, इनको ऐसे मिलाया होगा और इनको ऐसे मिलाया होगा, है ना। और फिर ये भी बताया होगा कि जब ये एडिशन पोजीशन पे प्रेजेंट है और ये हमने कहा था कि ये वाला जो फेस होगा और ये वाला जो फेस होगा बिल्कुल सामने है, ये दूसरे के बिल्कुल सामने नजर आ रही है ना। तो ध्यान रखने के लिए हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। और इस टाइप की जो अरेंजमेंट थी कि जहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही थी तो हमने उसको कहा था कि ये तो फेसियल अरेंजमेंट है ना। इसको बोलेंगे FAC, फेक आइसोमर, है ना। ये कैसा आइसोमर है? FAC, फेसियल आइसोमर। फेसियल आइसोमर क्यों है? क्योंकि तीन जो H2 है वो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहां पे तीन अमोनिया है वो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फेसियल आइसोमर। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं है, देखो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ये हो गया। अब यहां देखो कुछ ऐसी सिचुएशन बन के आ रही है ना। और ऐसी सिचुएशन में जब एक ही तरह के रीजन एडजेसेंट पोजीशन में ना हो तो उनको मेरिडोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे मर आइसोमर, है ना। क्या कहेंगे? मर आइसोमर कहेंगे। ये हो जाएंगे फेक आइसोमर, FAC, फेसियल आइसोमर हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे मेरिडोनियल या फिर मर आइसोमर, ठीक है। तो ये अभी तक हमने सारा का सारा पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि एक तो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल को हमने कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 6 के अंदर भी हमने पढ़ा कि अगर ये वाली अरेंजमेंट है, अगर यूनिडेंटेड रीजन है तो 6 के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि A 2 हो जाए और B 2 हो जाए और इनमें से कोई एक हो जाए डाइडेक्टेड रीजन। तो ऐसा भी हमने पढ़ा था। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फेसियल, ये हो जाएगा मेरिडोनियल। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये वाली डेफिनेशन मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। सभी के अंदर हमने देखो ये दो जो फॉर्म बनाई थी, दोनों के अंदर तीन ही H2 थे, तीन अमोनिया थे और वही एक मेटल इसके अंदर था, वही इसके अंदर था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही सेम है ना, लेकिन अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है ना। तो ये आई होप सभी को बिल्कुल अच्छे से आता होगा। ये इसकी डेफिनेशन सभी को याद होगी, बस अभी सीखना ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक मिरर इमेज बनानी है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम मिरर इमेज बनाते हैं और वो मिरर इमेज बनाने के बाद हम देखते हैं कि वो सुपर इम्पोजेबल या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और इस ऑप्टिकली एक्टिव में भी होते हैं ये दो तरह के, डी और एल। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी, है ना। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बनाने के बाद देखेंगे कि जो पहले वाली जो इमेज है और दूसरे वाली जो इमेज है, क्या वो सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर सुपर इम्पोजेबल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद हमें ये देखना है कि वो एल है या फिर डी होगा। ये कैसे बताएंगे, पोलैरिमीटर में जब हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, उसको अगर वो राइट साइड में रोटेट करा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में रोटेट करा रहे हैं। अगर राइट में करा रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसके अंदर करा रहे हैं तो लीवो रोटेटरी। क्लियर। तो ये था ये वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसको बता देते हैं। चलो एक एग्जांपल लिया ये वाला कि ये एक मेटल है और यहाँ En तो है 2 और Cl2 भी है, क्लोरीन है 2। क्लियर। अब यहाँ क्या करना है, देखो इसके हमने 2 फॉर्म बनाई थी, है ना। पहले वाली फॉर्म कुछ ऐसे थी कि ये N है 1 2 3 4 5 और 6, ये En हो गया, ये इथाइलिन डायमीन हो गया, डाइडेंटेड लेजेंड, एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन। और दूसरी इमेज हमने इसकी कुछ ऐसी बनाई थी M, दूसरी अरेंजमेंट हमने कुछ ऐसे लिखी थी इसकी, यहीं पे लिख देते हैं ना, ये हो गया और ये हो गया, ये क्लोरीन और ये हमने कुछ ऐसा ही लिखा, बिल्कुल। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है आपको यहाँ पे, तो इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मेटल तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेंगे, ऊपर क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन आएगा, नीचे क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन आएगा। अब यहाँ ये वाला जो है वो इस तरह बनेगा, बना दिया ये वाला। अगर मिरर इमेज बनाएंगे यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये वाला अगर मिरर के पास तो मिरर के पास ही बनेगा ना, ये मिरर से दूर है तो मिरर से दूर बनेगा, ये बन गया। अगर मैं इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रखता हूं तो क्या इसको ये फुल्ली कवर कर लेता है, सुपर इम्पोजेबल हो गया ना ये। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख लेता हूँ बिल्कुल, तो इसको अच्छी तरह से कवर कर लेता है, तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। कैसी है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ये। तो क्या बताया था कि अगर सुपर इम्पोजेबल होंगी तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगी। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी मिरर इमेज यहां बना के देख लेते हैं। एक ही बात दूसरा बना लो चाहे इस तरह बना लो, ठीक है। ये मैंने लिखा M, ये लिखी इसकी 6 वैलेंसी, क्लोरीन नीचे है तो क्लोरीन नीचे आएगा। ये देखो ये मिरर के पास है तो ये वाला मिरर के पास कुछ ऐसे यहां बनेगा। अब देखो ये मिरर से थोड़ा सा दूर है ना तो ये इधर बनेगा, ये यहां बनेगा, और ये क्लोरीन दूर है तो यहाँ पे क्लोरीन दूर बनेगा। अब मैं अगर इस मिरर इमेज को उठा के या फिर इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखता हूँ या फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, एक ही बात। अगर इसको उठाया मैंने इसको यहाँ पे रखा तो क्या बनेगा, कुछ यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे करके ये आ जाएगा, इसको उठाता हूँ तो ये इसको अच्छे से कवर नहीं कर रहा है। ये दोनों आपस में मिरर इमेज तो है लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जब होती हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो सिस्टम है ना, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये ट्रांसफॉर्म थी क्योंकि देखो दोनों क्लोरीन अपोजिटली पहचान है, और ये सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव।
क्या है, सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ? ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म हुआ। ठीक है, इसमें कोई सॉरी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग लगा लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब इसके अंदर क्या होगा देख लेते हैं। तो पहले देख लेते कौन से कौन से टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक हो जाएगा आयोनाइजेशन, फिर उसके बाद हो जाएगा लिंकेज, फिर उसके बाद हो जाएगा सोलवेट या हाइड्रेट। क्लियर? उसके बाद हो जाएगा सोलवेट या हाइड्रेट। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि ये मेरे पास क्रोमियम है और यहां पे है H2O6, ठीक है, और ये है प्लस ऑक्सीडेशन हो गया भाई। और यहां पे मैंने लिया ये लिया, ठीक, ये है +2 ऑक्सीडेशन, ठीक, इसको ये भी चलो +2 मान लेते हैं, है ना, इसको +2 मान लेते हैं। अब होगा क्या कि पहली बात ये है कि हमें एक चीज और है, ये जो लीजेंड्स है ना ये आपको चेंज करना है, ठीक है, लीजेंड चेंज क्यों करें बात बताएंगे ये। अब देखो ये बना दिया मैंने क्रोमियम और ये बना दिया मैंने आयरन, कोबाल्ट लेके क्रोमियम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, अब यहां ये CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां ये Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट बाइंड कर रहा है वाटर के लीजेंड्स के साथ, ठीक है, और यहां ये इसने कंपाउंड बना रखा है अमोनिया के साथ। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कराएंगे तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि जो मेटल है H2 के साथ तो आ जाएगी आयरन, ठीक है, +3, ओके, और यहां जो होगा इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, NH3 6। अब इन दोनों में क्या हुआ, ये लीजेंड सेम है, यहां पे ये लीजेंड सेम है, लेकिन इस लीजेंड के साथ पहले आयरन था, अब कोबाल्ट वाटर के साथ था, तो अब वाटर के साथ कौन आ गया, आयरन आ गया। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारे पास ये मेटल है वो एक्सचेंज हो रही है ना, और इसके साथ साथ अगर यहां मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, आयोनाइजेशन ये हो जाएगा कि ये मेरे पास कोबाल्ट है, ये मेरे पास H2O5 हो गया, ये होगा मेरे पास SO4 और यहां है Cl। क्लियर? अब यहां देख लेते हैं, ये 5 हो गया और इसमें -2 चार्ज हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या इसको एक क्लोरीन मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो यहां क्या होगा, ये क्या होते हैं, अनायन होते हैं, यहां जो प्रेजेंट होंगे वो कटायन प्रेजेंट होंगे, यहां होते हैं अनायन। और ये क्या है, एक लीजेंड, क्या है, एक लीजेंड।
होता क्या है बेसिकली कि ये H2O5Cl और SO4, अब इन दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहां SO4 जो था वो पहले लिजेंड था, अब किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पे एनायन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पहले अनायन कौन था, एक क्लोरीन था, वो क्लोरीन अब एक किसकी तरह काम कर रहा है, लिजेंड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा कि अगर एक लिजेंड एक अनायन की तरह बिहेव करने लगे और एक अनायन एक लिजेंड की तरह बिहेव करने लगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, यहां पे जो दो आइसोमर बनेंगे उनको हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ये होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है भैया, इसके बाद हम बात करते हैं लिंकेज। ठीक, लिंकेज, लिंकेज के अंदर क्या होता है, देखो जैसे इसका नाम है लिंकेज, तो सीधी सी बात है कि भाई लिंक होने से कोई ना कोई रिलेशन होगा इसका, है ना। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरली वहां होगा जहां पे एम्बीडेंटेड लिजेंड्स हैं। ध्यान देना, एम्बीडेंटेड लिजेंड्स का होना बहुत जरूरी है लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए, क्योंकि एम्बीडेंटेड में क्या होता है, एम्बीडेंटेड वो लिजेंड होता है द लिजेंड having two donor atoms but donate only one at a time, है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते समय वो एक ही एटम डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, देने वाले तो दो हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही कर रहा है। हमने इसका एग्जांपल आपको बताया था NO2, है ना। अब यहाँ इसके अंदर ये ONO भी हो सकता है, देखना ये NO कोई है, ये NO कोई है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे तो नाइट्रोजन डोनर एटम है और यहाँ ये डोनर एटम है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए कि ये आपके पास मेटल है, यहाँ हो गया H2O6 और ये हो गया NO2, ठीक है, 5 रखते हैं, ठीक है, ये हो गया, और ये एक मेटल है और ये हो गया आपके पास H2O5 और यहाँ पे दिखा दिया ONO। तो दोनों में क्या फर्क है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है, लेकिन यहाँ NO2 और यहाँ ONO, दोनों का फर्क क्या हुआ, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है, ये डोनर एटम है, ठीक है, और यहाँ ये डोनर एटम है ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो इनका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं हम कि ये मेरे पास अगर मेटल है, यहाँ H2 हो गया, यहाँ भी 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 H2 हो गया, मैं इसी बेस नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ NO2, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर इसी केस को मैं ऐसे लिखूं NO, तो देखो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो क्या हुआ कि इनके अंदर जो एटम्स थे प्रेजेंट थे, उनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो एम्बीडेंटेड लिजेंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एम्बीडेंटेड लिजेंड नहीं लिया और आपने यहाँ पे ले लिया NH3, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं कराएगा, क्योंकि इसके पास तो देखो, इसके पास भी एक ही डोनर एटम है, इसके पास भी एक ही डोनर एटम है। जब डोनर एटम एक ही है नाइट्रोजन, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करा पाएंगे कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करा रहा है। तो इसके लिए आपके पास एम्बीडेंटेड होना चाहिए, जो एक टाइम पे दूसरा डोनेट करेगा तो दूसरे कंपाउंड में दूसरा डोनेट करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ताकि उनका सेम रहे, लेकिन डोनर एटम जो डोनेट करने वाले हैं वो चेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रेट या फिर सोलवेट। अब जैसे इसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट अगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके लास्ट में ऐसे होता है H2O, XH2 लगाते हैं ना, XH2O, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपाउंड होगा XH2, इसका मतलब है कि इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स का जुड़े हुए, वो हाइड्रेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल कैसे होगा, देखो, अगर ये मेरे पास हमने एक मेटल लिया और यहाँ पे लिया H2O6 और यहाँ लिया मैंने Cl3, तो ऐसे क्या होगा देखना, यहाँ पे
और 2 क्लोरीन बाहर बचेंगे और एक H2O यहां से बाहर निकल गया। अब देखो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया है ना, अभी किसकी फॉर्म में आ गया, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। अब कहोगे कि सर क्या इसको वो नहीं बोल सकते आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, जो लिजेंड थे जो एनायन थे वो लिजेंड की तरह बिहेव कर रहे थे है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आयनाइजेशन में क्या था कि एक आयन जो था, एक जो लिजेंड था वो बाहर आके आयन की तरह बिहेव कर रहा था, जबकि ये ऐसा नहीं कर रहा। क्लियर हुआ? अब ऐसा भी हो सकता है कि मेटल है, ये H2O4 हो जाए, ये Cl2 हो जाए, तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन बचेगा और ये 2 H2O हो जाएंगे। क्लियर है? अगर ऐसा भी हो सकता है कि M रहे और मेटल वही रहेगी यहाँ पे और H2O3 हो जाएगा और ये तीन अंदर आ जाएंगे है ना, ये अंदर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 3H2। अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। पहले ये वाटर जो था वो लिजेंड की तरह बिहेव कर रहा था, अब क्या है क्लोरीन एक लिजेंड बन गया और जो वाटर मॉलिक्यूल था वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया उसके साथ है ना। तो ऐसे अगर हमारे पास कभी हमें देखने को मिलता है तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट शो कराएगा, अगर ऐसे पूछ ले ये देखिए तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये अंदर आएगा तो ये बाहर जाएगा और ये बाहर जाएगा तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगी और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए समझा दिया है। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी से एक रीडिंग लेनी है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मन लगा के, ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए। और एक एक दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे अच्छे से उनको याद कर लो, ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल प्रोटीन कंपाउंड के अच्छे से बना के एक एक दो याद कर लो, ताकि जब आप ये लिखोगे एम लिखोगे, एक्स एक्स लिखोगे, ए बी लिखोगे, इतना गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन एक एक दो एग्जाम्पल याद होने भी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज आइसोमेरिज्म के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, उनके अंदर, इस केमिस्ट्री के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ेंगे, है ना, कितने तरह का होगा ये, तो ये हमने अभी तक पढ़ा। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन है कि अगर ये मेरे पास एक मेटल है और H2O5 HCl ये बताओ कि अगर ये होगा तो ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करा सकता है। तो इसका आंसर आपको देख के अच्छे से देखना है, क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स। क्लियर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कराएगा। ऑप्शन आपके पास है 4, इन चारों में से एक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इंजॉय किया होगा लेक्चर, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। एनसीईआरटी को मत भूलिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़िए और कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करिए, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।